आज हमारे बीच मौजूद हैं शीतल अग्रवाल। आप सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में उप निदेशक हैं। शीतल जी, आपका स्वागत करते हैं। शीतल जी, सबसे पहले एक बेसिक ज़रूरत जो हर आदमी की होती है, या ज़्यादातर लोगों का हर रोज़ या महीने में एक बार या दो बार काम पड़ता ही है, या अपने किसी डॉक्यूमेंट के लिए काम पड़ता ही है, वो होता है ई मित्र। ई मित्र पर लोग बिल भरवाने भी जाते हैं, अपनी बहुत सारी सरकारी दस्तावेज़ों को अपलोड करने भी जाते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने भी जाते हैं। ये ई मित्र की व्यवस्था हमारे ज़िले में किस तरह से अभी कार्य कर रही है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्हें कैसे सुलझा रही हैं? नमस्कार सर। ई मित्र परियोजना जो है वो आम नागरिक को पारदर्शी तरीक़ा से सेवा उपलब्ध करवाने का एक माध्यम है। उदयपुर ज़िले के अंदर लगभग 3000 ई मित्र कार्यरत हैं। उनमें से 2500 ई मित्र ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं और करीब 500 से 600 ई मित्र जो हैं वो शहरी क्षेत्र में कार्यरत हैं। ई मित्र के माध्यम से, जैसा आपने कहा है, कि लगभग 350 सर्विसेज जो हैं वो आमजन को दी जाती हैं। और ज़्यादातर जो हम सर्विसेज की बात करते हैं उसके अंदर मूल निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, बिजली पानी के बिल हैं, पेंशन पालनहार के फॉर्म है, राशन कार्ड हैं। इस तरह की जो आमजन को जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती है वो सब आप ई मित्र पे उपलब्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर ई मित्र की जो सेवाएं हैं उनको लेने के लिए हमारे पास 2-3 अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो खुद अपने मोबाइल के ऊपर ई मित्र ऐप डाल के काम कर सकते हैं। शीतल जी, ये जानकारी दरअसल बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं को नहीं होगी कि ई मित्र का कोई ऐप भी आता है। तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये ऐप क्या होता है, क्या इसे हर व्यक्ति आम खास डाउनलोड कर सकता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? जी, इसके अंदर जैसे हम लोग मोबाइल पे ऐप्स को डाउनलोड करते हैं, उसी तरह से आप मोबाइल पे ई मित्र ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो आपके कंप्यूटर के ऊपर SSO ID से ई मित्र पोर्टल को यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो हम ई मित्र कियोस्क पे जा सकते हैं। उसके अलावा अभी हमारे पास में एक और चीज़ है, आप ई मित्र प्लस की मशीन्स हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ई मित्र सर्विस प्लस क्या होता है, ये भी थोड़ा सा बताएं। ई मित्र प्लस में ये है कि जैसे अपन बैंक और ATM को देखें, बिल्कुल उसी तरह से बैंक अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिलेगा जिससे आप उस सुविधा को यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से ई मित्र कियोस्क पे अगर आप जाते हैं तो वहाँ कोई एक कियोस्क ऑपरेटर बैठा हुआ है, उससे आप उसका जो भी ई मित्र की एप्लीकेशन है वो भरवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं खुद ही सक्षम हूँ इस कार्य को करने के लिए, तो ज़िले के अंदर लगभग 850 हमारी ई मित्र प्लस मशीन्स स्थापित हैं। ये भी रूरल एरिया के अंदर भी हैं और शहरी कियोस्क के ऊपर भी हैं, बहुत सारे सरकारी दफ्तरों के अंदर भी इंस्टॉल्ड हैं। तो उन मशीन्स को, जैसे हम ATM मशीन को काम में लेते हैं, उसी तरह से आप उस मशीन पे जाएंगे। आपको अगर किसी का फॉर्म का प्रिंट निकालना है, जैसे आपका कोई मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका प्रिंट निकालना है, तो आप उसमें से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उसमें पेमेंट करने के लिए आप कार्ड भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कैश भी डाल सकते हैं। तो इस तरह की हमारी जो मशीन्स हैं वो सेल्फ सर्विस कियोस्क टाइप हैं, जिसमें आपको किसी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद जाके उन मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं, उनका फ़ायदा और सरकारी प्रमाण पत्रों, इनको लेकर आम आदमी के मन में एक वहम होता है कि वो किसी अधिकृत आदमी से ही ये कार्य करवाएगा तो हो पाएगा। और ये वहम उस बात पर ज़्यादा लागू होता है कि मैंने अगर ई मित्र का ऐप डाउनलोड कर लिया या खुद कियोस्क पर चला गया तो शायद ये चीज़ मुझसे संभव ना हो। मैं खुद कोई प्रमाण पत्र निकालना चाहूँ तो शायद मुझसे कुछ गड़बड़ियाँ हो जाएँ। ये वहम बहुत सारे लोगों को होता है। ये वहम कितना जायज़ है? नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि थोड़ा सा हम लोगों में एक झिझक रहती है कि हम लोग अगर ऑनलाइन, जैसे हम लोग ATM पे भी काम करने में पैसा अगर जमा कराना हो तो हमको थोड़ा सा लगता है कि हम बैंक में जाके पैसा जमा कराएं। लेकिन अब धीरे धीरे हम देख पा रहे हैं कि जो मशीन्स हैं उनकी उपयोगिता बढ़ रही है। तो अगर हम चाहें, जैसे हम लोग भी अपना बिल अगर जमा कराना चाहते हैं तो हम अपनी मोबाइल ऐप से उसको जमा करा देते हैं। तो इसको यूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है। एक बार फर्स्ट टाइम पे आप जब काम में लेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है संकोच हो, बट अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद में फिर आप उसको यूज़ करने में हिचकिचाएंगे नहीं। शीतल जी, थोड़ा सा एक जो आम आदमी के जहन में एक और सवाल आ रहा होगा, किसी व्यक्ति ने ई मित्र का ऐप डाउनलोड कर लिया या कियोस्क पे चला गया और उदाहरणार्थ वो अपना मूल निवास प्रमाण पत्र अगर निकालना चाहे तो क्या वो आसानी से निकाल लेगा? जी, बिल्कुल आसानी से निकाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ई मित्र अगर वो कियोस्क पे ही जा रहा है तो वहाँ तो वो जो ई मित्र ऑपरेटर है
वो इस चीज़ को, क्योंकि दिन भर में उनका ये मेन काम रहता है, तो वो आसानी से निकाल के दे देते हैं। फिर भी अगर कोई समस्या आती है, कोई टेक्निकल अगर समस्या आती है, तो हमारे सभी पंचायत समितियों के ऊपर भी कार्यालय हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के। ज़िला पे कलेक्ट्रेट में हमारा कार्यालय है, तो अगर इस तरह की कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए वो कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। ई मित्र की बात को थोड़ा सा और जारी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ई मित्र के किसी भी व्यक्ति के पास चले गए, कि उसके पास चले गए, या जो ई मित्र की सेवाएं दे रहे हैं वो कुछ उनसे अतिरिक्त राशि ले लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ काम ढंग से नहीं होता, या लाइट नहीं होती, या बहुत बार वो ये शिकायतें करते हैं कि साहब हमारे ये पोर्टल डाउन है, या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या ये चीज़ अभी नहीं हो पाएगी। ये तमाम तरह की जो शिकायतें आपके पास भी आती होंगी, इन शिकायतों का क्या समाधान है? इसके लिए थोड़ा सा जो आम नागरिक है उसकी जागरूकता की ज़रूरत है। सभी ई मित्र कियोस्क के ऊपर आप जाएं तो आप हम लोगों ने एक अनिवार्यतः उनको एक रेट लिस्ट लगानी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि वहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है, और उस रेट लिस्ट के ऊपर जो रेट लगी है उससे ज़्यादा आप उसको पैसा ना दें। दूसरी चीज़ ये कि जब हम कोई भी काम करवाते हैं तो उसकी एक कंप्यूटर जनरेटेड रसीद वहाँ पर आती है, तो आप वो रसीद लीजिए। उस पर अगर लिख रखा है कि शुल्क 50 रुपये है तो आप 50 ही दीजिए, उसकी जगह आप 60 रुपये मत दीजिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप रेट लिस्ट चेक करें और कंप्यूटर जनित रसीद लें। कई बार क्या होता है, जब हम लोग को इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो ऑपरेटर वहाँ पर जो बैठा हुआ है वो कोई भी हाथ से लिखी हुई रसीद या उस पर स्टैंप लगा के और वो रसीद उस सिटीज़न को, आम नागरिक को दे देता है। तो वो वाली रसीद आप बिल्कुल ना लें। आप वहाँ पर खड़े रह के उससे कहें कि अभी इसी टाइम पे ही मेरा फॉर्म इसको ऑनलाइन करो, और जो कंप्यूटर से रसीद निकल रही है उतना ही अमाउंट आप उसको दें। यहाँ पर ई मित्र वालों की भी एक समस्या है, और कई दफ़े ये जेन्युइन भी होती है कि आप गए तो हो सकता है पावर ब्रेक हो, या उसके साथ कोई नेटवर्क की समस्या हो, या सच में ई मित्र का पोर्टल भी डाउन हो। तो बहुत बार बहुत सारे लोग कुछ पैसे उनको दे आते हैं कि मेरा ये 572 रुपये का बिल है, आप ये रखिए और इसको जमा करा दीजिएगा, मैं रसीद बाद में ले लूँगा। तो बहुत सारे लोग सच में रसीद जो होती है उस वक्त लेते भी नहीं है। अमूमन ये एक टेंडेंसी है, स्पेशली बिजली और पानी के बिलों के अंदर, क्योंकि जो नॉर्मल आप अगर कोई फॉर्म वगैरह भरने जाएंगे तो आप अपने सामने ही बैठ के और फॉर्म भरवाते हैं, क्योंकि वो चेक भी कराता है कि जो मैंने भरा है वो सही है या नहीं है। लेकिन बिलों के अंदर जनरली ऐसा देखा गया है कि लोग उसके यहाँ बिल दे के आ जाते हैं और फिर उसके बाद 2 दिन 4 दिन बाद जाके रसीद लेके आते हैं। तो इस तरह की लापरवाही ना करें। अगर उसके यहाँ बिजली नहीं आ रही है तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया, हमारे पास में करीब 3000 ई मित्र कार्यरत हैं। किसी एक के यहाँ अगर बिजली नहीं आ रही है, उसके यहाँ नेट नहीं आ रहा है, तो आप किसी उसके पास वाले निकट में जो भी आपको ई मित्र दिख रहा है उस पर जाके आप उस सुविधा को लें। अदरवाइज़ पैसे छोड़ने में रिस्क हमारी ही है। उसमें हो सकता है कभी वो पैसा जमा ना कराए, भूल जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, बट कई बार एक ह्यूमन एरर हो सकती है कि वो भूल गया और उसने वो पैसा जमा नहीं कराया, तो अगले महीने फिर हमारे बिल में वो जुड़ के आता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ हमें थोड़ा सा ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। शीतल जी, कुछ लोगों को ये अगर शिकायत हो, ई मित्र के किसी जगह वो गए हो, उसने ज़्यादा पैसे ले लिए हो, या सुविधाओं में कोई समझौता हो गया हो, ये शिकायतें ई मित्र के खिलाफ़ कोई करना चाहे तो कहाँ कर पाता है व्यक्ति, और क्या उस पर कुछ कार्रवाई भी होती है? जी हाँ, इसमें हम लोग अगर वो शिकायत करता, मैंने जैसा आपको बताया है कि हम लोग के पंचायत समिति कार्यालय में भी हमारे ऑफिस हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पे भी हमारा कार्यालय है। तो अगर कोई नागरिक चाहे तो वहाँ आके राइटिंग में हमको कंप्लेंट दे सकते हैं, और अगर नहीं तो हमारे पास 181 राजस्थान संपर्क नाम का पोर्टल है, उसके ऊपर उस एक बार दोबारा दोहराएंगे आप? 181 181 ये नंबर डायल करेंगे, टोल फ्री नंबर है, इससे अपनी शिकायत उस पर दर्ज करा सकते हैं। और वैसे ये है कि शिकायत दर्ज हुई है तो उस पर तो कार्रवाई हम करते ही हैं, उसका हम लोग निरीक्षण करते हैं और उसके बाद में उस पर कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग औचक निरीक्षण करते रहते हैं। अभी गए शुक्रवार शनिवार को ही कलेक्टर साहब ने भी इनका ई मित्रों का औचक निरीक्षण किया था। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। जो कोई शिकायत करेगा तो हम तब भी हम कार्यवाही करते हैं, और अगर हम ऐसा कोई पाते हैं जिस पे रेट लिस्ट नहीं मिल रही है, या अगर हम उसने कहा है कि नहीं वो जो रेट है उससे अधिक अगर उसने लिया है,
तो ओवर चार्जिंग का केस बना के उस पर हम पेनल्टी इम्पोज करते हैं। अब थोड़ी सी बात उन लोगों की जो ई मित्र को चलाते हैं। इन लोगों की भी बहुत सारी शिकायतें होती हैं। पहली शिकायत तो ये होती है कि इन पर कुछ अतिरिक्त दबाव रहता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सेवाएं तो दे रहे हैं लेकिन मार्जिन सच में बहुत कम है। तो ये 2-3 शिकायतें इनकी होती हैं। और उसके बाद कस्टमर्स जो आते हैं वो किस तरह के हों, कई दफ़े हो सकता है कोई व्यक्ति आया हो किसी कार्य के लिए और इन लोगों से बदतमीज़ी कर दे, मिसबिहेवियर कर दे या पैसे को लेकर कुछ बहस कर ले। तो बताएं कि ई मित्र का व्यक्ति अगर सफ़रर हो तो क्या होता है? जनरली देखिए, वैसे ये आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो ई मित्र है उस पर कई बार जो सिटीज़न आता है वो दबाव बनाता है। अच्छा, उसको आगे होके कई बार ये भी कह दिया जाता है तू फटाफट मेरा काम कर दे, और जल्दबाजी में वो कोई गलत डॉक्यूमेंट भी चढ़ा देता है। वैसे कोई बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है, बट हाँ ये है। और जहाँ तक रही जैसे कोई डॉक्यूमेंट, कई बार ये भी होता है कि जो सिटीज़न है वो बिल्कुल नॉर्मली गया और उसने कह दिया मेरा ये काम कर दो। अब उसके लिए उसको डॉक्यूमेंट को वो फिल भी करता है, फिल करने के बाद उसको स्कैन भी करेगा, फ़ोटो भी खींचेगा, फ़ोटो भी लगाएगा, तो थोड़ा सा उसका काम बढ़ जाता है। वैसे राज्य स्तर से उनको कमीशन दिया जाता है हर चीज़ के लिए। स्कैनिंग की अलग फ़ीस होती है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उसकी एक अलग फ़ीस होती है। बट ये जो आपने अभी शिकायत बताई है ये राज्य स्तर पे ऑलरेडी प्रेषित की जा चुकी है और ये कार्रवाई वहीं से की जाएगी। थोड़ी सी बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि हमारा एक दायित्व है कि समाज के हर क्षेत्र में चूँकि महिलाएं आ रही हैं, आप खुद उसका एक प्रमाण है, तो महिलाएं हर क्षेत्र में काम करें। ई मित्र का जो आवंटन होता है, ई मित्र पर अगर काम करें तो वो महिलाओं को भी मिल सकें, ज़्यादा मिल सकें, इस दिशा में भी कुछ कार्रवाई हो रही है? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पर अगर स्पेशली अभी अपन ई मित्र की बात कर रहे हैं, जैसे आधार की मशीन, जो ई मित्र वाले हैं वही लोग आधार की मशीन्स भी चलाते हैं। तो आधार एलोकेशन के लिए हम लोग ख़ास तौर से ध्यान रखते हैं कि कोई महिला हो उसको आधार की मशीन प्रेफरेंस में दी जाए। और ई मित्र भी हमारे यहाँ पे कई ऐसी महिलाएं हैं जो ई मित्र संचालित कर रही हैं, तो इसमें ऐसा कहीं कोई रुकावट नहीं है कि कोई महिला है तो वो ई मित्र नहीं चला सकती है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छे से ई मित्रा को संचालित कर रही हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं जाना नहीं है। आप अपने घर में बैठ के भी अगर इसको ई मित्र को संचालित करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि इसमें महिला होने से ई मित्र चलाने में कोई रुकावट है, बल्कि हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि महिलाएं आगे आएँ और वो ई मित्रा को और आधार मशीन्स को चलाएं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या महिलाओं को ज़्यादा ई मित्र मिल सके? जैसे बहुत सारी जगह पर आरक्षण होता है, यानी 100 ई मित्र का आप आवंटन कर रहे हैं तो 20% 30% महिलाओं को मिल सके, ऐसी कोई व्यवस्था भी है क्या या विचारणीय है? नहीं, इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है, बट जो भी महिला लेना चाहें वो ले सकती हैं, बट आरक्षण जैसा अभी कुछ भी नहीं है। शीतल जी, थोड़ी सी बात आधार की करते हैं, क्योंकि एक तरह से आधार आजकल हर भारतीय के जीवन का आधार हो गया है। यानी कहीं भी जाइए, कुछ भी काम कीजिए, आप कोई रिटर्न फाइल कीजिए या कहीं इवन होटल में भी रुकिए तो आधार अनिवार्य हो गया है। बताएं कि आधार सबको मिल जाए और मिल जाए तो उसमें जो दिक्कतें आती हैं वो भी सुधर जाएं, इसके लिए क्या कुछ कार्रवाई हो रही है और उसमें क्या क्या अड़चनें आती हैं? देखिए, अभी हम लोगों के पास में ज़िले के अंदर लगभग 180 आधार की मशीन संचालित हैं। ये अलग है, बिल्कुल आधार के लिए ही कार्यरत है। जी जी, जैसे ई मित्र तो हमारे पास में 3000 के ऊपर हैं, बट आधार की जो मशीन्स हैं वो कम है। ऐसा नहीं है कि हर ई मित्र वाला आधार चला सकता है। आधार चलाने के लिए उसके पास में एक आधार का सर्टिफिकेशन होना चाहिए और उसके बाद में ही वो उस मशीन को यूज़ कर सकता है। तो अभी ज़िले में लगभग 180 के आसपास मशीन्स कार्यरत हैं। इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगी कि कुछ मशीन्स जो हैं वो हमारे विभाग द्वारा संचालित हैं और कुछ मशीन्स जो हैं वो बैंक्स के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा और BSNL के द्वारा भी संचालित हैं। तो ये सारी जो मशीन्स जो स्पेशली जो हमारे विभाग द्वारा जो मशीन संचालित हैं वो सारे की सारी मशीन्स सिर्फ और सिर्फ सरकारी कार्यालयों के अंदर ही संचालित हैं। यानी ये ई मित्र पर नहीं है? नहीं जी। पूर्व में जो था वो अलग उसका वर्किंग क्राइटेरिया था, उसमें वो ई मित्रों के ऊपर प्राइवेट लोकेशंस पे भी चल रही थी। बट अभी इसके अंदर पॉलिसी डिसीजन आया है कि जो मशीन्स हैं वो सिर्फ सरकारी बिल्डिंग में ही चलेंगी। तो सरकारी बिल्डिंग में होने की वजह से एक तो ये है कि उन पे कोई जो शुल्क का जो हम ओवर चार्जिंग की बात करते हैं तो वो वहाँ बैठ के ओवर चार्जिंग नहीं कर सकता है। ई मित्र आधार के अंदर अभी जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है
और मशीन्स जो हैं वो कम हैं, बिकॉज़ अगर हम एक एक ब्लॉक वाइज अगर देखें तो किसी में 2 4 5 मशीन्स हैं, उससे ज़्यादा मशीन्स नहीं है हमारे पास में। तो थोड़ी सी ये एक समस्या रहती है कि आधार की मशीन ज़्यादा होनी चाहिए। बट अभी हमारे ज़िले का अगर हम आधार परसेंटेज अगर देखें तो करीब 90% के आसपास आधार कार्ड्स बन चुके हैं। अब जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो बड़े हैं उनके जनरली आधार कार्ड बन चुके हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनके आधार कार्ड नहीं बने हैं। तो उसके लिए हमारे विभाग ने CELC एक अलग, जैसे छोटा सा एक टैब है, वो टैब लेके और हम लोग अगर चाहें तो बच्चों के आधार बनवा सकते हैं। तो ज़िले में अभी हमारे पास में करीब 70 के आसपास वो CELC टैबलेट्स भी कार्यरत हैं। तो छोटे बच्चों का उसमें आसानी ये रहती है कि वो जो ऑपरेटर है वो उसको लेके कहीं पे भी जा सकता है। जैसे आधार की मशीन को हम अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते हैं, वो उसी जगह पर चलती रहती है। लेकिन CELC टैबलेट में ये एक फ़ायदा रहता है कि वो ऑपरेटर उसको लेके कहीं भी जा सकता है और बच्चों के नामांकन कर सकता है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि आंगनवाड़ी में या ऐसी जगहों पे हम उस मशीन को भेज दें जिससे बच्चों का भी एनरोलमेंट हो जाए। CELC मशीन में एक और फ़ायदा ये रहता है कि अगर हम जनरली आपने देखा होगा कि आधार के अंदर मोबाइल नंबर की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने पुराने कभी आधार बनवाए थे और उसके उस वक्त में मोबाइल नंबर नहीं थे, या कई लोग मोबाइल नंबर्स अपने चेंज ईमेल करवा भी, देते बहुत सारे हैं। लोगों की ईमेल दर्ज नहीं है, वो भी करवाना चाहते हाँ, हैं। बट ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है, बिकॉज आप कुछ भी काम करते हैं तो उस पर OTP आता है, जो आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आता है। तो मोबाइल नंबर काफ़ी लोग चेंज कराते हैं। तो CELC मशीन के द्वारा आप मोबाइल नंबर भी अपडेट करवा सकते हैं। तो अभी इस टाइम पे ये है कि हमारी करीब 170-80 मशीन्स तो आधार की और करीब 70 मशीन्स हमारी CELC की इस ज़िले के अंदर कार्यरत हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आधार नामांकन कर लें। शीतल जी, सरकारों की मंशा रहती है कि ज़्यादातर लोग अब जो IT या सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का फ़ायदा उठाएं, इससे भ्रष्टाचार भी कम होता है और एक सीधी सी बात है कि व्यक्ति सीधा हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी से उसका उपभोग भी कर सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद बहुत सारी, चूँकि हमारा बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और बहुत सारे लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं, ये समस्याएँ भी हमारे यहाँ पर हैं। और इनमें से एक समस्या ये आती है कि किसी व्यक्ति का आधार कार्ड बन गया, ख़ास तौर पर किसी ग्रामीण अशिक्षित महिला का, तो बहुत सारी महिलाओं को तो अपनी जन्म तिथि का अंग्रेज़ी साल जिसे कहते हैं कि 1965 में जन्मी थी या 72 में, वो भी ध्यान नहीं है। तो वो जो उस वक्त लिखा दिया वो लिखा दिया, बाद में हो सकता है किसी को पकड़ में आए कि आपकी तो 10 साल उम्र ज़्यादा हो गई या कम हो गई। फिर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे फ़ोन का जहाँ तक जिक्र आता है, तो बहुत सारे लोगों के पास, ख़ास तौर पर ग्रामीण लोगों के पास स्मार्टफोन है ही नहीं, तो या बेसिक फ़ोन भी बहुत सारी महिलाओं के पास नहीं है, तो OTP वाली समस्या उनके पास आती है। ये लोग जो इन समस्याओं से जूझते हैं, जिनमें कोई गलती आधार कार्ड बनाते वक्त हो गई जिससे सुधारना चाहें और उनके पास सच में मोबाइल है ही नहीं और है तो भी स्मार्टफोन नहीं है, ये लोग क्या करें? गलती सुधारने के लिए भी ये जो आधार की मशीन्स हैं ये ही आपको काम में लेनी होंगी। तो 2 तरह के हमारे पास में अपडेट्स होते हैं, एक डेमोग्राफिक अपडेट होता है, एक बायोमेट्रिक अपडेट होता है। डेमोग्राफिक अपडेट कराना है, इसका मतलब आपको जैसे नाम चेंज कराना है, बायोमेट्रिक मतलब किसी व्यक्ति के बायोमेट्रिक में तो आपको फिंगरप्रिंट्स, आंखें फिंगरप्रिंट्स वगैरह वगैरह वो एक बार ही ली जाएंगी, वो बदल वो नहीं आपको सकते। बदलने, जैसे छोटे बच्चे हैं उनके बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते हैं। 0 से 5 साल जो हम कह रहे हैं बच्चे, उसमें पेरेंट्स का आधार लगता है, बट बच्चों के बायोमेट्रिक नहीं लिए जाते हैं। तो आपको बाद में अगर बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो वो आप अपडेट करा सकते हैं। आपको नाम चेंज कराना है, आपका मोबाइल नंबर है, कहीं जैसे मैरिज के बाद में आपको सरनेम चेंज कराना है, एड्रेस चेंज कराना है, वो सब आएगा आपका डेमोग्राफिक अपडेट के अंदर। तो वो भी आप इन्हीं सेंटर्स पे जाके और ये अपडेट आसानी करवा से हो सकते जाता है हैं। शीतल जी, या जी, दिक्कतें आती हैं? नहीं, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। और फिर भी अगर कहीं कोई एक्सेप्शनल केस है, कोई एक आधा केस अगर ऐसा होता है जो टिपिकल है, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है 1947। एक बार दोबारा दोहराइएगा। 1947। यानी ये तो बहुत आसान है, हमारी आज़ादी का जी, साल 1947, जी, बहुत आसानी से याद हो सकता है। भारत आज़ाद कब हुआ, वही नंबर है। बिल्कुल वही नंबर है। तो उस टोल फ्री नंबर पे अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप उस पे अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। यहाँ शीतल जी, थोड़ी सी बात कोविड-19 की भी करनी ज़रूरी है। आधार के जो इतने सारे केंद्र है, चूँकि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते हैं और कोविड-19 के बाद से एक नया शब्द प्रचलन में आ गया, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग, दूसरा सैनिटाइजेशन, मास्क, कई सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा ये बताएं कि ऐसे में इन केंद्रों पर जो दबाव है उससे कैसे निपटा जा रहा है? सर, ये बिल्कुल सही है कि जितने भी आधार ऑपरेटर्स हैं उन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बाध्य किया हुआ है।
और सैनिटाइजेशन भी वो प्रॉपर करते हैं। हर बार ये होता है क्योंकि बायोमेट्रिक हमें लगाने होते हैं, तो बायोमेट्रिक लगाने से पहले भी उनके हाथों को सैनिटाइज़ करना और मशीन को सैनिटाइज़ करना। तो वैसे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है कि उसको वो मैनेज नहीं कर पाए। तो अभी तक जो हमारी नॉलेज में है, सभी आधार ऑपरेटर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग को, सैनिटाइजेशन को प्रॉपर फॉलो किया हुआ है। एक प्रश्न और, बहुत सारे केसेस आपके भी जहन में ऐसे आए होंगे जहाँ पर जो वर्किंग क्लास लोग हैं, ख़ास तौर पर जो मेहनत मजदूरी करते हैं, महिलाएं पुरुष, उनके फिंगरप्रिंट्स, आप यूँ कहें, बहुत दर्दनाक बात है कि उनकी उंगलियां घिस गई हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो बहुत बार मशीन से उसको लेती नहीं है, और लेती भी है तो बहुत बार क्योंकि वो काम करते हैं तो बार बार घिस जाती हैं। ये लोग क्या करें? सर वैसे जनरली ये होता है कि एक थोड़ा सा अगर हाथ पे अपन कोई ऑयलिंग अगर कर लेते हैं, कोई ग्रीस, मतलब आपने जैसे वैसलीन है, ऑयल है, 2-4 दिन अगर वो पर्सन लगाता है तो जनरली हमने ऐसा देखा है कि उसके फिंगर्स जो हैं वो आ जाते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास में बायोमेट्रिक को बाईपास करने का भी तरीका रहता है, तो हम उस बायोमेट्रिक को बाईपास करके भी आधार बना सकते हैं। ये पास किस कंडीशन में होगी? बायोमेट्रिक को कब पास किया जाएगा और उसका निर्णय कैसे होगा? बायोमेट्रिक बाईपास करने का जनरली तो ये होता है कि आपके हाथ ही नहीं है तो हम बायोमेट्रिक को बाईपास कर देते हैं। किसी की आंखें नहीं है, मतलब जनरली कुछ उस तरह की फ़िज़िकल अगर डिसेबिलिटी है तो उस केस में हम इसको बाईपास करते हैं। बट फिर भी अगर कभी फिंगर्स और हम लोग ले ही नहीं पा रहे हैं, अगर बायोमेट्रिक्स की वजह से ही उसका आधार नहीं बन पा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार हमने कोशिश की है, तो उसके बाद में उसको बायोमेट्रिक को पास किया जा सकता है। अब एक प्रश्न आखिरी और आधार को लेकर बनता है, वो ये कि नकली, हमारे देश में बहुत सारे लोग नकली काम भी करते हैं, यानी नकली आधार बना लिया, किसी दूसरे के नाम से ख़ुद का बना लिया। ये अगर कोई नकली इस तरह का आधार कार्ड किसी ने बनाया है तो उसका क्या होता है, और उस स्थिति में आप क्या करते हैं? सर नकली आधार वैसे बन नहीं सकता, बिकॉज आधार सिर्फ उसने बना लिया है तब तक तो ठीक है। जैसे ही वो कहीं पे भी अगर उस आधार को काम में लेगा तो उसको बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, और बायोमेट्रिक लगाते ही ये पता लग जाएगा कि वो गलत है। अब वो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, प्लस उसने जहाँ से बनवाया है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बट इस तरह का मामला अभी तक हमारे सामने नहीं आया है कि किसी ने नकली आधार बनाए हों, बिकॉज हमारे यहाँ अभी तक जो मशीन्स चल रही हैं वो सब ऑथेंटिक मशीन्स हैं, सरकार की निगरानी में मशीन्स चल रही हैं, तो इस तरह का मामला अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है। बट डेफिनेटली वो उस आधार कार्ड को कहीं यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर बना भी लिया है तो वो सिर्फ उसके लिए वो यूज़लेस टाइप कार्ड है, उसको यूज़ करते ही वो पता लग जाएगा कि ये नकली आधार कार्ड है, तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं ले पाएगा। शीतल जी, जाते जाते उदयपुर के तमाम लोग, उनकी बहुत सारी समस्याएं, उनके जहन में जो सवाल होंगे वो सुलझे होंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से उन्हें संक्षेप में क्या क्या सुझाव, क्या क्या सलाहें देंगी? मैं उदयपुर वासियों को यही कहना चाहूँगी कि उदयपुर ज़िले के अंदर ई मित्र, आधार, ई मित्र प्लस सभी की सेवाएं जो हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से संचालित हैं। आप उन सेवाओं को यूज़ करें। अगर कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है, ई मित्र से, आधार से रिलेटेड समस्याएं अगर आती हैं, तो आप अपने ब्लॉक के कार्यालय में जाके वहाँ पे उसका समाधान करा सकते हैं। आपको लग रहा है वहाँ कोई समाधान नहीं हो रहा है तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट पे आके उसका समाधान करा सकते हैं, और अदरवाइज़ आप चाहें तो 181 पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि शिकायत दर्ज कराने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज़ ई मित्र वाले जो हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं सभी के साथ, क्योंकि वो उस गांव के ही लोग होते हैं और वो वहाँ के गांव के लोगों को सेवाएं देने के लिए ही कार्य कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप ई मित्र की सेवाओं को अच्छे से काम में लें, और थोड़ा सा जो ई मित्र प्लस की जो मशीन है आपके गांव में और अलग अलग स्थानों पे आप देखेंगे, कहीं जाएंगे तो आपको ATM टाइप की मशीन दिखेगी, तो आप उन मशीनों को भी धीरे धीरे काम में लेना शुरू करें, जिससे कि फिर आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप डायरेक्टली आपका जो भी काम करना चाहें उस ई मित्र प्लस मशीन पे जाके काम कर सकते हैं। शीतल अग्रवाल जी, आपका हृदय से आभार।